खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम आपको अपनी इस खास पेशकश में देंगे हेल्दी पोर्टफोलियो बनाने के नुस्खे। जैसे आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हेल्दी खाना खाते हैं, व्यायाम आप करते हैं, बिल्कुल वैसे ही पोर्टफोलियो हेल्दी रखने के लिए भी तो आपको कुछ खास करने की जरूरत है। तो कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को महंगाई से बचा सकते हैं, बाजार की अनिश्चितता से बचा सकते हैं, कैसे बढ़ती ब्याज दरों के इस दौर में आप अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकते हैं और रख सकते हैं उसको टोटली फिट, इसी पर करने वाले हैं आज पूरी खास चर्चा। हमारे साथ फिलहाल जो खास मेहमान है उनका परिचय करा देते हैं। मिरर एसेट म्यूचुअल फंड मैनेजर्स में बैंक और एनडी की सेल्स हेड सुरंजना बोर ठाकुर हमारे साथ है। सुरंजना, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु में। और साथ ही एक और खास मेहमान का भी परिचय करा देते हैं। मॉर्निंग स्टार इंडिया में रिसर्च की सीनियर एनालिस्ट कविता कृष्णन हमारे साथ है। कविता का भी स्वागत हम करते हैं आज के इस शो में। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक हेल्दी पोर्टफोलियो की, वो पोर्टफोलियो जो कि आसपास की तमाम जितने भी उतार चढ़ाव है उससे रहे फुल प्रूफ। सबसे पहला जो एक ट्रिगर या ये कह सकते हैं जो खतरा किसी के पोर्टफोलियो को लगता है सुरंजना, वो होता है मार्केट वोलेटिलिटी का। बाजार उतार चढ़ाव के दौर से गुजरता है और पोर्टफोलियो में भी हमारे काफी सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो निवेशक हमसे पूछते हैं वो ये है कि बाजार में तो इतना उतार चढ़ाव है, हम अपने पोर्टफोलियो को इस वॉलेटिलिटी से कैसे बचाएं सुरंजना? Yeah. First of all, good evening. Swati, thank you so much. आपने अपने प्रोग्राम में दोबारा बुलाया एंड नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। आई थिंक आपने जो क्वेश्चन पूछा वो थोड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है, तो उसमें मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहूंगी कि आप पोर्टफोलियो जब क्रिएट करते हैं क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए। क्योंकि आपकी देखिए, आपने जैसे बोला कि वॉलेटिलिटी तो एक पार्ट है मार्केट का जो कि आता जाता रहता है और वो मार्केट का एक फीचर ही है। तो आपको वो कंसिडर करते हुए आपको ऐसा एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है जो लॉन्गर टर्म में आपका अच्छा रिटर्न्स ही नहीं, आपके रिस्क एपेटाइट को भी ख्याल में रखिए। तो फर्स्ट चीज ये है कि आप जब एक पोर्टफोलियो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, पहला क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहिए कि आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं। अनलेस आपके पोर्टफोलियो में कोई गोल्स डिफाइंड है, फाइनेंशियल गोल्स जिसको हम बोलते हैं कि आप कहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, वो डिफाइन नहीं है तो आपकी इन्वेस्टमेंट कभी भी डिसिप्लिन वे में नहीं होगी। आप जब डिफाइन करते हो एक गोल को, तो हम उसे बोलते हैं कि एक गोल को स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का क्या मतलब, मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ कि जैसे मैंने सोचा कि मुझे 25 लाख का अमाउंट एक्यूमुलेट करना है अगले 5 साल 2025 तक, लेट्स से फॉर माय चाइल्ड्स एजुकेशन। नाउ इट्स अ वेरी स्पेसिफिक गोल। S stands for specific, कि हम 25 lakhs by 2025 मेजरेबल है, अमाउंट बहुत क्लियरली मेजरेबल है कि 25 lakhs लेना है। फिर आपको उसको अचीवेबल होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे 100 करोड़ इकट्ठा करना है 2025 तक, बट 25 lakhs इज एन अचीवेबल अमाउंट। एंड देन मैं बोल रही हूँ कि वो रेलिवेंट होना चाहिए मेरे लाइफ में, मेरे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एंड लास्टली टाइम बाउंड होना चाहिए कि 2025 तक मुझे ये रीच करना है। कोई भी गोल को स्मार्ट होना चाहिए। एंड उसके बाद आप अपने गोल्स को डिवाइड कर सकते हो 3 पार्ट में, कि आपके जैसे शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, जैसे कि आपको कोई 1 से 3 साल के बीच का कोई गोल है कि आपको कोई ओवरसीज वेकेशनिंग करनी है। या आपके मीडियम टर्म गोल्स होते हैं, जैसे कि आपको कोई गाड़ी खरीदनी है जो कि 3 से 5 साल तक का टाइम फ्रेम होता है। या आपका लॉन्ग टर्म गोल है जहां पे आपको जैसे कोई एक घर खरीदना है या रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, ये थोड़े लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। तो जब आपने डिफाइन कर लिया कि आपको कहाँ पहुंचना चाहिए, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप कैसे करेंगे, द हाउ पार्ट ऑफ इट। वंस यू आंसर्ड योर व्हाई, इट्स द हाउ विच इज इम्पोर्टेंट। तो ये हाउ के लिए आपका इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपके पोर्टफोलियो में करेक्ट डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन होना चाहिए। मतलब आप सारे पैसे एक ही एसेट क्लास में नहीं डाल सकते, आपको सारे एसेट क्लासेस में डिवाइड करना चाहिए, जो कि जैसे इक्विटी हो गया, डेट हो गया, गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया। ये सारे सेगमेंट्स में आपको थोड़े थोड़े पैसे डालने चाहिए। एंड आपका जो ये एलोकेशन है, किसमें कितना जाना चाहिए, दिस शुड बी डिसाइडेड बिटवीन
आपका और आपके एडवाइजर के बीच में ये डिसाइड होना चाहिए, टेकिंग इनटू अकाउंट कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है और आपको रिटर्न कितने बनाने पड़ेंगे टू रीच द गोल्स दैट यू हैव डिफाइंड। बट जैसे इसके अंदर अगर आप देखोगे, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो आप उसको कैसे अप्रोच करोगे जब पोर्टफोलियो बनाते हो? ब्रॉडली मैं ये बोल सकती हूँ कि आप जैसे एक कोर पोर्टफोलियो और एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो को बनाने की कोशिश कीजिए। सो जैसे आपके टोटल इन्वेस्टमेंट में लेट्स से आपको 70% इक्विटी लेना है, उस 70% में से लेट्स से 70 to 80% आप एक कोर पोर्टफोलियो बिल्ड करने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड देन बाकी का अमाउंट लेट्स से 20 to 30% आप एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जो कोर पोर्टफोलियो में है उसमें आप जैसे आपने लार्ज कैप फंड्स डाल दिए, मिड कैप फंड्स डाल दिए, मल्टी कैप डाल दिया, फ्लेक्सी कैप डाल दिया, ये सारे सेगमेंट्स आप डाल सकते हो। एंड उसमें आप एक एडिशनल चीज भी कर सकते हो, जैसे लार्ज कैप या मिड कैप में आप देखोगे कि इंक्रीमेंटली जैसे जैसे हमारा मार्केट और डेवलप होता जा रहा है, बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी बहुत इजीली हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच एक्टिव फंड मैनेजर्स को अल्फा कंसिस्टेंटली डिलीवर करने में मुश्किल होता है, बिकॉज ऑफ विच पैसिव इन्वेस्टिंग भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने कोर पोर्टफोलियो में, स्पेशली इन लार्ज कैप मिड कैप सॉर्ट ऑफ सेगमेंट्स। एंड फिर आप जो आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो है उसमें आप जैसे स्मॉल कैप फंड्स कर सकते हो, आप इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इंटरनेशनल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको जैसे अलग अलग एसेट क्लासेस या अलग अलग मार्केट्स का एक दूसरे से लिंक नहीं होने की वजह से आपको वो एडिशनल रिटर्न्स मिल सकते हैं। फिर आप जैसे कोई राइट सुरंजना। थीमेटिक फंड्स में कर सकते हो, ऐसे आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। एंड देन आप बाकी जैसे डेट में हो गया, डेट जो कि आपके फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में जाते हैं, या आपका इनफैक्ट मैं गोल्ड हो आपने गया। इक्विटी का एक पोर्शन बहुत अच्छे से सुरंजना यहाँ पर एक्सप्लेन किया, वेरी वेल कंपाइल्ड, कि कैसे आपको पहले डिसाइड करना है कि आप निवेश क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, फिर आगे बढ़िए, फिर अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए, गोल्स के बाद आपको अपने कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो को फॉर्म करना चाहिए, और कौन कौन से कैटेगरीज आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करनी चाहिए। ये आपने एक बेस तैयार कर लिया। अब क्योंकि आप डेट की यहाँ पर बात करने वाली थी, मैं कविता के पास जाऊंगी और उनसे जानूंगी, जब हम कुछ जो फैक्टर्स अपने इर्द गिर्द कविता देख रहे हैं, जैसा मैंने शुरुआत में बोला था कि मार्केट वॉलेटिलिटी है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो भी है, और हर बार तो आरबीआई डेफिनेटली इसी बात की ओर संकेत कर रहा है कि हाँ, ये अब बढ़ती ब्याज दरों का दौर है। तो ऐसे में हम हमारे जो निवेशक है वो कहते हैं कि चलिए, हमने इक्विटी पोर्टफोलियो को इन अ वे हमने वॉलेटिलिटी प्रूफ तो कर लिया, और जैसा कुछ टिप्स सुरंजना ने भी बताए, डेट पोर्टफोलियो को कैसे संभालें, क्योंकि अगर हम एक राइजिंग इंटरेस्ट रेट की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऐसे कौन से एवेन्यूज हैं या ऐसे कौन से एरियाज है जहां पर हमें डेट में अच्छा फायदा मिल सकता है इस राइजिंग रेट सिनारियो में। आपने सही कहा कि हम एक राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में है अभी, क्योंकि फेड ने भी मई 2022 में इंटरेस्ट रेट्स हाइक किया है, एंड इन लाइन विद दैट इंडिया में भी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स हाइक किया है स्टार्टिंग में, एंड ये उन्होंने किया आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years of a stable interest rate scenario, and ये first rate hike है in nearly about 4 years. So ये काफी एक momentous month है in terms of looking at the interest rate cycle. और इन्फ्लेशन का भी बढ़ता हुआ नजारा दिख रहा है। सो हम अभी 7% पे है, जबकि हम 2021 में 5.3 पे, अराउंड 5.5% पे थे। सो इसके चलते हमें पहले तो ये देखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि कोई भी डेट पोर्टफोलियो और इंटरेस्ट रेट्स का द रिलेशनशिप हमेशा इनवर्स रहता है, उल्टा रिलेशनशिप रहता है। सो जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहे होते हैं, तो डेट फंड हमेशा उन डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म हो। उससे हमारा जो पोर्टफोलियो है इंटरेस्ट रेट से बच जाता है। एंड बेसिकली अगर आप इस टाइम पे देखें, तो अगर कैटेगरीज के तरफ देखें कि कौन से कैटेगरीज अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ डेट फंड, जैसे मनी मार्केट हो गया, लिक्विड हो गया, शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म हो गया, ये सारे कैटेगरीज हैं जिसमें निवेशक अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर
कुछ और एडिशनल रिस्क लेने की क्षमता है इन्वेस्टर्स में, तो वो लोग क्रेडिट फंड्स या मीडियम ड्यूरेशन फंड्स भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी मीडियम ड्यूरेशन फंड्स में भी थोड़ा सा क्रेडिट लेने की क्षमता है इन फंड्स में, तो ये एक अच्छा कंसिडरेशन हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, तो डेट जो पूरा पोर्टफोलियो है आप कैसे राइजिंग इंटरेस्ट सिनारियो में बढ़ा सकते हैं, कहाँ पर निवेश आप कर सकते हैं, और स्पेशली लंबे ब्याज दरों में आप अपने जो निवेश है उसको लॉक मत कीजिए। तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जो है स्पेशली डेट में उसमें निवेश कीजिए। ये एक अच्छा डेफिनेटली एक आपके लिए कदम हो सकता है। बट इक्विटी निवेश की जब हम सुरंजना यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो अभी एट द मोमेंट जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये जानने के लिए इच्छुक हैं कि वी ऑल नो कि म्यूचुअल फंड एक बहुत बेहतरीन तरीका है अपनी वेल्थ को आगे बढ़ाने का, पर कई बार हमारे पास एक लमसम अमाउंट भी आता है। तो लमसम अमाउंट एक साथ किसी एक फंड में डालना सही है इस टाइम पर, कीपिंग इन माइंड अभी जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है? यहाँ पर एक बेहतर तरीका होगा स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करना, या फिर डिसिप्लिन वे में एसआईपी करते रहिए हर महीने अपने पसंदीदा फंड में एज पर योर गोल्स एंड टाइम होराइजन। सो स्वाति, मुझे लगता है इस टाइम पे ऑब्वियसली आपके जैसे जैसे आई थिंक बाय द डिप्स बहुत पॉपुलर चीज हो गया है, अभी काफी उस पे चर्चा चल रही है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बहुत रिलेटिव होता है आपका ये डिप या करेक्शन या अपसाइड, ये बहुत रिलेटिव चीज है कि आप कब शुरू कर रहे हो और आपकी गोल की टाइम फ्रेम क्या है। मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि आपको मार्केट टाइमिंग करने की जगह आपको ये बेटर ऑप्शन होता है कि आप थोड़ा अपने गोल्स की तरफ बहुत कमिटेड रहे। मतलब आपने एक गोल डिफाइन कर लिया, आपको इतना इन्वेस्ट करना है इतने टाइम फ्रेम में, आप यू कैन स्टिक टू दैट। यू डोंट हैव टू गेट affected by the volatility or the noise in the market. बट अदर चीज ये है कि आज के दिन में अगर आप मार्केट्स देखोगे, इंडियन मार्केट्स देखोगे, तो ऑब्वियसली आपका ज्यादा प्रेफरेंस हमारा इस टाइम पे स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट के लिए ही होगा, क्योंकि जो आपके करेक्शन लेवल्स थे शायद जब जैसे आपका 2 साल पहले 2020 में हुआ था या थोड़े टाइम पहले उससे हुआ था, जो जो मेजर करेक्शंस हुए, ये ऐसा मेजर करेक्शन पीरियड नहीं हुआ है अभी, बट देयर कैन बी अपॉर्चुनिटीज। सो एवरी टाइम देयर इज अ करेक्शन, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी दैट कम्स अप। आपको एक इकट्ठे सारे पैसे नहीं डालने हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हो इन अ स्टैगर्ड वे। बट आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब आप कंसिडर करते हो फंड्स के लिए, कि आपको किसी भी पोर्टफोलियो में बिल्ड करने के लिए, मैंने बहुत बार देखा है कि लोग जैसे 20-30 फंड्स इकट्ठे कर लेते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे, बट हर फंड में, हर म्यूचुअल फंड में 40-50 स्टॉक्स एटलीस्ट होते हैं। तो आप अगर इतने सारे फंड्स खरीदोगे कि 20-30 फंड, तो आप एक्चुअली पूरी मार्केट ही खरीद रहे हो, तो आपको एक्चुअली फायदा नहीं हो रहा है, या उसमें आप एक्चुअली रिटर्न्स नहीं बना सकते ओवर अ लॉन्गर पीरियड। यू आर ऑलमोस्ट बाइंग द एंटायर मार्केट। ऑल्सो मे बी नॉट टू मेनी फंड्स ऑफ द सेम कैटेगरी, मतलब आपको सारे लार्ज कैप के आप 5 फंड खरीद लिए, 10 फंड खरीद लिए और बाकी सेगमेंट में है ही नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। आइडियली आपको 5-7 फंड्स या 8 फंड्स, अच्छे फंड्स अगर आप चूज करें और थोड़ा डाइवर्सिफाई करें कि अलग अलग कैटेगरी में, और ऑल्सो अलग अलग फंड हाउस में भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो। दैट कुड बी अ गुड वे ऑफ गेटिंग इनटू द मार्केट एट दिस पॉइंट। जो सेइंग सुरंजना, बिल्कुल। तो टू सम इट अप, डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ एसेट क्लास के लिहाज से बल्कि फंड के लिहाज से भी, कैटेगरी के लिहाज से भी, और बहुत ज्यादा मतलब ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी सही नहीं है, और सीमित फंड यहाँ पर रखना। कविता, यहाँ पर जो तीसरा प्रॉब्लम मैं एड्रेस यहाँ पर करना चाहती हूँ वो है इन्फ्लेशन का, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट राइज देखते हैं, और अभी हम एक और इंटरेस्ट रेट राइज के दहलीज पर हैं, तो एक कंसर्न इन्फ्लेशन का हमेशा आता है, जो कि हमें मालूम है, और डेफिनेटली ये हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो जब हम एक इन्फ्लेशन प्रूफ पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हैं, तो कौन से फैक्टर्स या कौन सी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें स्टेप्स लेने चाहिए? वेरी सिंपली अगर मैं इसको आपसे पूछूं। श्योर स्वाति। सो पहला चीज तो हम एज इन्वेस्टर्स कभी रियल रेट्स के बारे में नहीं सोचते।
सो रियल रेट्स वो होता है जो हमें एक्चुअली जो रिटर्न हमें एक्चुअली मिलता है आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक एफडी में इन्वेस्ट करते हो जो आपको एक 5% का रिटर्न यील्ड करता है, और आपका इन्फ्लेशन रेट है अराउंड 7% आज के तारीख में, तो मेरा एक्चुअली अगर मेरा 5% रिटर्न मुझे मिल रहा है तो मेरा शॉर्टफॉल है 2% का, सो मेरा एक्चुअल रियल रिटर्न इज एक्चुअली -2%। इसका मतलब ये है कि जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और जो मुझे रिटर्न मिल रहा है उस वो इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो रहा है। और जो चीज जो बास्केट ऑफ गुड्स मैं से 3 या 4 साल पहले खरीद रही थी, वही बास्केट ऑफ गुड्स आज के तारीख में काफी महंगे एक्सपेंसिव हो गए, एंड दैट इज वेयर इन्फ्लेशन कम्स इन। तो हमें हमारे लिए एज एन इन्वेस्टर ये जरूरी है कि हम जब भी इन्वेस्ट करें ये समझे और ये जाने कि हमारा जो पोर्टफोलियो है उसे इन्फ्लेशन प्रूफ करना जरूरी है, और हम इन ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें जो इन्फ्लेशन का जो परसेंटेज है उससे ज्यादा रिटर्न यील्ड करें। सो फॉर एग्जाम्पल जब सुरंजना ने जब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात की, एंड दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। सो जब हम डाइवर्सिफाई करते हैं हम इस तरह से पोर्टफोलियो को हमें बैलेंस करना चाहिए कि हमारा टोटल पोर्टफोलियो रिटर्न जो है वो ओवरऑल जो इन्फ्लेशन और टैक्स का जो एडजस्टमेंट है उससे ज्यादा हमें रिटर्न दे। तो जब हम रीबैलेंस करते हैं पोर्टफोलियो को या रिविजिट करते हैं हमारे पोर्टफोलियो को, हमें ये देखना जरूरी है कि हमारे रिटर्न्स कैसे रहे हैं, ओके। हम कौन से फंड या कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और क्या ये इंस्ट्रूमेंट्स हमें वो रिटर्न दे रही है राइट जो कविता। हमें मिलना। एब्सोल्युटली। तो जो हम एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के तौर पर या बहुत ही जो एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एफडी समझते हैं कि चलिए पैसा है हमारे पास एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं, और अब तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट भी है, एफडी में इतने आकर्षक हमें रेट्स भी मिल रहे हैं, पर क्या वो आपके इन्फ्लेशन प्रूफ पोर्टफोलियो के लिए सही है? ये राइटली कविता ने पॉइंट आउट किया कि आप ये देखिए कि आपका रियल रिटर्न कितना बन रहा है, नॉमिनल नहीं। मतलब अगर महंगाई दर 7-8% पर है और आपका जो रिटर्न है वो सिर्फ 4-5% पर आ रहा है, तो डेफिनेटली आप महंगाई को मात देने वाला रिटर्न नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हम अपने म्यूचुअल फंड गाइड में आज आपको बताएंगे, जो हमने एक चर्चा की थी उसको आगे बढ़ाते हुए एक डिबेट चलता है, डेट फंड या फिर एफडी में निवेश करें, तो आपके लिए क्या सही हो सकता है। चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। म्यूचुअल फंड गाइड में आज समझते हैं फिक्स डिपॉजिट या फिर डेट फंड, कहां पर निवेश सही। सुरंजना बोध ठाकुर हमारे साथ हैं मिरर एसेट से, और मॉर्निंग स्टार से हम बात कर रहे हैं कविता कृष्णन से। सुरंजना, फिक्स डिपॉजिट या डेट फंड, दो फैक्टर्स, एक तो छोटी अवधि के लिए क्या सही, और दूसरा राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो भी है, तो आपकी पसंद क्या होगा? ओके, आई थिंक स्वाति, एक्चुअली जब आप एक फिक्स डिपॉजिट की बात करते हो, लोगों की फेमिलियरिटी फिक्स डिपॉजिट के लिए बहुत हाई है, और उनको लगता है कि म्यूचुअल फंड जो है वो थोड़ा सा हायर रिस्क कैटेगरी में होता है। बट कुछ चीजें मैं कंपेयर करना चाहूंगी दोनों के बीच में। पहला तो आप जब रिटर्न पोटेंशियल की बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड के बीच में, तो एक तो म्यूचुअल फंड में कुछ 16 डिफरेंट कैटेगरीज है। ये एक्चुअली इसलिए भी हुआ जब आपका कैटेगराइजेशन हो रहा था तो नंबर ऑफ फंड्स जो डेट म्यूचुअल फंड में थे वो काफी हाई थे, तो थोड़े कैटेगरीज में ओवरलैप भी है। बट अगर आप देखोगे कि थोड़ा लॉन्गर टाइम पीरियड में ये देखा गया है कि काफी म्यूचुअल फंड्स ने फिक्स डिपॉजिट से बेटर रिटर्न्स दिए हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड। अगेन अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं, जैसे अप टू 1 ईयर के फंड्स होते हैं, आपके लिक्विड हो गया, अल्ट्रा शॉर्ट हो गया, लो ड्यूरेशन हो गया। जैसे कविता ने बोला कि अभी विद द राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो थोड़े शॉर्टर ड्यूरेशन के फंड्स को आप प्रेफरेंस देना चाहोगे। और आपके 1 to 3 इयर्स के सेगमेंट भी होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड, बैंकिंग, पीएसयू या और मीडियम टर्म फंड्स होते हैं। बट रिटर्न पोटेंशियल थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा से लगता है कि डेट म्यूचुअल फंड्स के थोड़े से बेटर होता है। दूसरा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिक्विडिटी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड इज मच मोर लिक्विड, बिकॉज अगर आप देखोगे फिक्स डिपॉजिट अगर आपने बीच में ब्रेक किया तो आपको एक पेनल्टी लगती है जो कि अराउंड 1% की पेनल्टी एटलीस्ट होती है। बट म्यूचुअल फंड में ये अलग अलग फंड होते हैं, लेकिन उसमें आपको ऐसे कोई पेनल्टी नहीं लगती, तो दैट इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर।
एंड ऑफ कोर्स द टैक्सेशन पार्ट ऑफ इट ऑल्सो, कि फिक्स डिपॉजिट में आपका इनकम स्लैब के हिसाब से होता है, वेरेज डेट में आप 3 साल से ज्यादा होल्ड करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। एब्सोल्युटली सुरंजना, तो दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स डेफिनेटली जरूर हैं, पर कविता, क्या कुछ ऐसे पर्टिकुलर सिनारियो या गोल हो सकते हैं जिसके लिए एफडी सही रह सकती है और एक डेट फंड का पोर्टफोलियो भी एक इन्वेस्टर बना सकता है? दे बोथ कैन कोएग्जिस्ट, राइट? श्योर स्वाति। सो इनफैक्ट जो रिस्क एवर्स है ट्रेडिशनली, जैसे मेरे ग्रैंडफादर थे या मेरे पापा हैं, उन्होंने हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट एफडी में डाला बिकॉज दे थॉट इट्स रिस्क फ्री, एंड इट इज इनफैक्ट डेट फंड्स मार्केट लिंक्ड होते हैं, इसीलिए मार्केट एसोसिएटेड जो रिस्क होते हैं डेट फंड्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, वेयर एफडी में वो रिस्क नहीं होते हैं। जब आप एफडी आपका टेन्योर खत्म होता है तो आपका फुल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो आपका गारंटीड है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, और इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस कंपाउंड भी हो सकता है। तो ये बेनिफिट्स हैं एफडी में, लेकिन जब आप रिटर्न देखोगे तो एफडी का रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है, एटलीस्ट आज के तारीख में। तो ये आपको एक चीज है जो कंसिडरेशन में रखनी चाहिए। So the ideal portfolio would be a तो ये कुछ combination बातें of FDs and debt funds. तो एफडी और डेट फंड का कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्टफोलियो शुड कैन बी द आइडियल सिचुएशन किसी के लिए भी जिसको अपने शॉर्ट टर्म की नीड्स को एड्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सुरंजना और कविता, आप दोनों हमारे साथ आज मनी गुरु में शामिल हुई, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हम करेंगे। एंड अगेन थैंक यू सो मच मनी गुरु में हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आज के शो में बस इतना ही, रुकते एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।